Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 5B of unit number 4. So last lecture हम लोगों ने स्टार्ट किया था चेंज ऑफ वेरिएबल क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से हम कार्टेशियन को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी XY फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू r थीटा, और उसी पे बेस हमने क्वेश्चंस भी किए थे। इस लेक्चर में भी सेम ही चीज बात करने वाला हूं चेंज ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर ही, जिसमें हम और क्वेश्चंस देखेंगे और आपको अगर XYZ कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करना हो सिलेंड्रिकल फॉर्म तो भी उस पर एक बेस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्या है वो क्वेश्चन जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन चेंज ऑफ वेरिएबल्स। सो हियर्स द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. It says evaluate integration 0 to infinity e to the power minus x square plus y square dx dy by changing टू पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। सो अल्टीमेटली देखिए इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ लिया, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट है तो हमें एक्स वाई को किसमें कन्वर्ट करना है, आर थीटा में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन में आर थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, जी हाँ, एक्स इज इक्वल टू हमने पढ़ा है आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है आर स्क्वायर। तो ये टर्म जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे क्या बनेगा, ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर एंड dx dy इज कन्वर्टेड इनटू r dr d थीटा। ये हमने फॉर्मूले में ही देखा, राइट। तो सिंपल सा हमने एक्स वाई को r थीटा में कन्वर्ट कर लिया। नाउ द अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट इज द लिमिट कन्वर्जन। अब आप देखो यहाँ पे लिमिट थी 0 to infinity, x and y both varies from 0 to infinity, बट यहाँ पे r की लिमिट क्या हुई 0 to infinity एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, फिर से देखते हैं। अगर हम लोअर लिमिट यहां पे लेके चलें तो लोअर लिमिट x की अगर इसे मान लें तो x इज इक्वल टू 0, यानी कि r ऑफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस r चेंजेस टू 0 एंड थीटा वेरीज फ्रॉम π/2, राइट, क्योंकि cos इनवर्स 0 जो होता है दैट इज थीटा इज इक्वल टू π/2। अगर हम अपर लिमिट से देखेंगे तो वहीं पे अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है सो r cos थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये तभी पॉसिबल है व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि अगर हम cos इनवर्स इन्फिनिटी देखते हैं तो थीटा में कुछ नहीं आएगा, यानी r की एक रेंज मुझे मिल रही है क्या 0 to इनफाइनाइट, बट थीटा जो है वो π/2 तक जा रहा है। अभी थीटा की लोअर लिमिट नहीं पता है, अपर लिमिट नहीं पता। अब एक और क्वेश्चन करा हमने क्या कि y की लोअर लिमिट अगर हम इसे मानते हैं y टेंड्स टू 0, सो ये हो जाएगा r sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है r टेंड्स टू 0, और अगर sin थीटा को 0 करते हैं तो sin थीटा 0 इज इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी sin इनवर्स 0 दैट इज 0। दैट मींस थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2 एंड r वेरीज फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट, राइट। सो मैं सेम ही कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं। अब तक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो दो क्वेश्चंस कराए थे उनमें भी आपको इसी तरह से लिमिट कैलकुलेट करना बताया, और यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन। और सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट कर लिया, इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब पोलर कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, लिमिट्स हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब फाइनली मुझे इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। ये एक तरह से पोलर कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन बन गया। और अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें, तो यहां आप देख सकते हो कि दोनों ही लिमिट जो है, अगर मैं इसे r की लिमिट बोल रहा हूं, इसे थीटा की लिमिट बोल रहा हूं, तो दोनों ही लिमिट मेरे लिए कांस्टेंट है, यानी कि मैं इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकता हूं, साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट कर सकता हूं कि 0 to π/2 यहाँ पे थीटा कंपोनेंट कौन है, कोई नहीं है, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में रह गया। और दूसरा कंपोनेंट है r टेंड्स टू 0 to इन्फिनिटी, और r की वैल्यू क्या है e टू द पावर माइनस r स्क्वायर r इंटू dr। सो ये इंटीग्रेशन अलग सॉल्व कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को अलग सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस। अगर मैं इस पहले वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा, जिस पे लिमिट क्या होगी 0 to π/2, यानी अल्टीमेटली दिस रिजल्ट्स π/2, यानी ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज नथिंग बट π/2। बट अगर आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, e टू द पावर माइनस r स्क्वायर इनटू r, यानी कि यहाँ पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन है। और जब बाय पार्ट्स या विद फंक्शन इंटीग्रेशन है तो हम क्या लेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि ज्यादा इजी पड़ता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, e टू द पावर माइनस r स्क्वायर को क्या लेट करूंगा, e टू द पावर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू t। सो जैसे e टू द पावर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू t, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करते हैं e टू द पावर माइनस r स्क्वायर का e टू द पावर माइनस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का माइनस ऑफ 2r, और r का डिफरेंशिएशन dr इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा dt, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे अब जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या है, r e टू द पावर माइनस r स्क्वायर dr। सो यहाँ से r e टू द पावर माइनस r स्क्वायर dr की वैल्यू क्या बचेगी, dt बाय माइनस 2। दैट मींस अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में चलूं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका इंटीग्रेशन थीटा, जिसकी लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, और इस वाले इंटीग्रेशन को हम चेंज कर चुके हैं किसमें, ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई dt बाय माइनस ऑफ 2। और क्योंकि अब मैं इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट कर चुका हूं तो लिमिट भी t के लिए लगेंगी। तो जब आप एक बार r को 0 पुट करेंगे सो t की वैल्यू क्या बनेगी, e टू द पावर 0 इज इक्वल 1, राइट। और जब एक बार इनफाइनाइट पुट करूंगा r की जगह तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बिकम्स 0, यानी t की लिमिट क्या हुई 1 to 0।
अब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं, बाहर वाले का इंटीग्रेशन हो चुका है, यहां पे वैल्यू बचेगी π/2 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे -1/2 से कांस्टेंट और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt। अब यहां पे कांस्टेंट बचा ना, यहां पे एक तरह से 1 ही बचा, राइट। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन t होगा, जिस पे लिमिट क्या लगानी है 1 to 0। सो अल्टीमेटली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू हो गई -π/4 और जब इस पे लिमिट पुट करेंगे तो 0 - 1। सो अल्टीमेटली अवर आंसर बिकम π/4 इज अवर रिजल्ट, राइट। तो मैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। अल्टीमेटली जब चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं द कॉन्सेप्ट इज हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट और उसके बाद आपका फर्दर इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी यूज कराया है कि 0 to ∞ e⁻x² dx की जो वैल्यू होती है दैट इज √π/2। अब ये चीज यहां पे शो करने को बोली गई कि आप इसे प्रूव भी कीजिए। तो प्रूव कैसे करूं, अगर मैं यहां पे ही मानूं ये जो दो इंटीग्रल आपको दिए गए इनको ब्रेक कर लेते हैं। क्या, एक इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं i = e⁻x² dx, यानी एक इंटीग्रेशन मैंने ब्रेक कर लिया 0 to ∞ e⁻x² dx और दूसरा इंटीग्रेशन ब्रेक कर लिया अगेन i = e⁻y² dy, यानी कि मैंने दो अलग अलग इंटीग्रेशन लेट कर लिए। अब अगर सपोज मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी i into i, यानी ये हो जाएगा i² इज इक्वल टू ये क्या वैल्यू हो जाएगी 0 to ∞ e⁻x² into e⁻y² dx और dy, राइट। और दोनों की लिमिट आएंगी 0 to ∞ में, क्योंकि आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर आप इस फंक्शन को देखें तो बेसिकली क्या है, इसका रिजल्ट ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट और आंसर हमारा क्या बना π/4, यानी कि यहाँ पे i² का रिजल्ट क्या बना π/4। सो i का रिजल्ट क्या बनेगा π/4 का अंडर रूट, दैट मींस पावर 1/2 आप भी लिख सकते हैं या फिर इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं √π/2। तो यही आपको प्रूव करना था कि i = √π/2, दैट मींस ये जो सिंगल इंटीग्रेशन में लेट किया था इसका रिजल्ट क्या हो गया √π/2। तो अगर ये पार्ट आपके क्वेश्चन में एड ऑन है तो कीजिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन केवल इतना भी आ सकता है कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अभी बन चुका है और अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ कि आप उन क्वेश्चंस को अपने आप से एटलीस्ट वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करना चाहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट एंड इवैल्यूएट दिस इज द गिवन क्वेश्चन, राइट। सो अब सेम चीज है कि सबसे पहले अगर मैं इसे पोलर कोऑर्डिनेट में लेट करता हूं तो यहां पे dx dy किसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज आई नो r dr dθ और log x² प्लस y² है तो x² प्लस y² क्या होगा, x = r cos θ और y = r sin θ। सो यहाँ पे r² की वैल्यू क्या होती है x² प्लस y², दैट मींस अगर हम डायरेक्टली इसे कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा log ऑफ r² इंटू r dr dθ। अब अल्टीमेटली रोल बचता है आपकी लिमिट्स कि लिमिट्स यहाँ पे 0 से π/4 और 0 to a कैसे आ रही हैं। तो लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर से लिमिट के लिए चलते हैं। अब आप देखिए ये जो लिमिट यहाँ पे गिवन है किसकी लिमिट होंगी, ये लिमिट होंगी x की, बिकॉज दीज आर इन टर्म्स ऑफ y, राइट, एंड दीज अदर लिमिट्स आर फॉर y हो जाएंगी। तो ये एक तरह से x टेंड्स टू y है और ये x टेंड्स टू दिस वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ से लोअर लिमिट से कैलकुलेट करते हैं तो x = y, दैट मींस x = क्या होता है r cos of θ और y = क्या होता है r sin of θ। सो यहाँ से r कैंसिल आउट हो रहा है तो ये एक तरह से बचेगा tan θ = 1, यानी θ = हो जाएगा tan 1 जिसे हम बोलते हैं π/4, राइट। तो क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंस है, अब तक के जितने क्वेश्चन है वहां पे लोअर लिमिट 0 बन रही थी जिस वजह से हमारा r क्या हो रहा था 0 से स्टार्ट हो रहा था और थीटा भी 0 से स्टार्ट होता है। बट आपने देखा यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है x = y, तो जैसे ही आपने दोनों वैल्यू पुट करी वी विल गेट द रिलेशन θ = π/4, राइट। अब अनदर लिमिट देखते हैं, अगर हम x की अपर लिमिट के लिए चलते हैं तो x = a² - y², यानी x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² की वैल्यू अंडर रूट हट जाएगा और -y² अगर इधर लिख लेंगे तो हो जाएगा x² + y² = a² और x² + y² क्या है r²। तो अल्टीमेटली r की वैल्यू क्या आ गई, r = a आ गया। सिमिलरली आप नेक्स्ट वैल्यू से देखेंगे ये लोअर लिमिट किसके लिए, y के लिए। सो अगर y = 0 है यानी y = 0 तो r sin of θ = क्या हो गया 0, दैट मींस r = 0 और sin θ अगर 0 तो θ कहां से वेरी कर रहा है, sin 0, दैट मींस 0। दैट मींस आपके पास लिमिट आ चुकी है, क्या r वेरी कर रहा है 0 से लेके a तक, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है r = 0 to a और θ वेरी कर रहा है 0 से लेके π/4 तक। सो θ = 0 to π/4, राइट। सो कॉन्सेप्ट मैं वही लेके चल रहा हूं। मैं फिर से ये स्टेटमेंट बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट पे मैं मेनली ध्यान देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट बार बार हर क्वेश्चन में ना बदले, राइट। सो आफ्टर दिस स्टेप हमें लिमिट पता चल चुकी है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद लिखेंगे लिमिट कि r टेंड्स टू 0 to a एंड θ टेंड्स टू 0 to π/4, जो कि अल्टीमेटली हमने इस इंटीग्रेशन पे अप्लाई कर दिया। नाउ द टास्क इज टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फिर से log r² into r, दैट मींस ये क्या बन रहा है, फिर से फंक्शन बाय फंक्शन बन रहा है, r के संग में करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे हो रही है कि r की लिमिट क्या है, r की लिमिट 0 to a है,
थीटा की लिमिट क्या है 0 to पाई बाय 4 है, यानी फिर से मैं दोनों ही इंटीग्रेशन सेपरेटली साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं। क्या 0 to पाई बाय 4, यहां पे रह जाएगा केवल डी थीटा, और 0 to a यानी r की लिमिट के अंदर रह जाएगा log r स्क्वायर, जिस पे अगर प्रॉपर्टी लगा दें तो ये कहलाता है 2 log r इंटू dr। राइट, सो अल्टीमेटली इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। अगर आप पहले वाले पार्ट को देखेंगे तो पहले वाला पार्ट तो सिंपल है, थीटा आंसर होगा और 0 to पाई बाय 4 पे लिमिट लगाएंगे तो क्या बचने वाला है पाई बाय 4। तो चलिए इसे आगे स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैंने बताया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले पार्ट को मैं पाई बाय 4 लिख दे रहा हूं। सेकंड पार्ट को अगर देखें 2 log r एक फंक्शन है, इसमें 2 भी बाहर कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हो गया 2 पाई बाय 4। अब बचा log r इंटू r। अब log r और r में आप बाई पार्ट्स अगर जा रहे हैं तो मैं किसका इंटीग्रेशन पहले करूंगा? मैं पहले r को इंटीग्रेट करूंगा, बिकॉज r का इंटीग्रेशन है r स्क्वायर बाय 2, और log r को हम रखेंगे यहां पे कांस्टेंट, माइनस उसके बाद मैंने आपको क्या स्टेप सिखाया है कि जिसको हमने इंटीग्रेट करा है उसका वापस इंटीग्रेशन ही बनता है, दैट मींस इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाय 2, और जिसको कांस्टेंट रखा था उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय r, और इसको हमें वापस पूरे को इंटीग्रेट करना है। राइट, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, कि एक पार्ट को आपने इंटीग्रेट किया, दूसरे को आपने कांस्टेंट रखा, माइनस जिसको आपने इंटीग्रेट किया था उसे कांस्टेंट रखते हैं और जिसको आपने कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और पूरे को दोबारा से इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करें, इस पे लिमिट क्या लग रही है 0 to a, सो अगर मैं यहां पे इसे सॉल्व करूंगा a लिमिट यहां पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा log ऑफ a, और जब 0 पुट करेंगे तो कंप्लीटली 0 बन जाएगा, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय log 0 दैट इज 0। सिमिलरली जब हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे तो यहां से एक r से एक r कैंसिल आउट हो चुका, यानी क्या बचा r बाय 2, और r बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाय 4, जिस पे आपको लिमिट लगानी है 0 to a। सो अल्टीमेटली जब इसे सॉल्व करके लाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ a, माइनस इस पे आपने लिमिट पुट करी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4, और इस कंप्लीट टर्म के बाहर क्या चल रहा है, दिस इज 2 पाई बाय 4, जिसे हम क्या कर देंगे पाई बाय 2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब ये सिंप्लीफाई क्या हो सकता है, अगर मैं यहां से a स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो मैं इसे लिख सकता हूं पाई a स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा 1 बाय 2 log ऑफ a माइनस 1 बाय 4, दिस इज द आंसर। राइट, सो आंसर आप चाहे इस स्टेप पे छोड़ दीजिए, चाहे इसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द कॉन्सेप्ट इज कि आप अपने गिवन क्वेश्चन को पहले पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर पाए और फिर उस पोलर कोऑर्डिनेट को इंटीग्रेट कर पाए। तो आई होप अब तक तो आप इंटीग्रेशन में काफी कॉन्फिडेंस कर चुके होंगे, बिकॉज अब तक हम इतने लेक्चर्स कर चुके हैं, इतने इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, और बार बार यही डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल ही सॉल्व करेंगे। बट ट्रिपल इंटीग्रल की बात करूं तो डबल इंटीग्रल के कंपैरिजन में इजी लगता है। राइट, ये हम पहले भी ट्रिपल इंटीग्रल में देख चुके हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल बेस ही दिखाता हूँ। सो हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy dz ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ देखिए सिलिंड्रिकल की बात की गई है, यानी सिलिंड्रिकल के कोऑर्डिनेट क्या थे r, phi एंड z। राइट, जहां पे आपका x जो होता है वो क्या होता है, दैट इज r cos ऑफ phi, y जो होता है वो क्या होता है, दैट इज r sin ऑफ phi, एंड z हमने पढ़ा है z के इक्वली होता है। राइट, सो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे इसे आप कन्वर्ट करोगे, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला देखा था कि जब हम इसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट वी राइट, z तो z ही रहने वाला है, बट व्हाट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बिकम दिस इज r स्क्वायर, एंड व्हाट इज dx dy dz बिकम r dr d phi एंड dz। राइट, सो सबसे पहला स्टेप मेरा यही होता है कि मैं इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करूंगा इन r phi z। सो यहां पे देखिए कन्वर्ट किया, dx dy dz को मैं आपको क्या बोल रहा था, दिस इज r dr d phi dz, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो गया r स्क्वायर हो गया, और z एज इट इज रहा। अब अगर आप देखो इसके साथ ही मैंने क्या लिया है, अब तो मुझे लिमिट किसकी लगानी है, r phi z की लगानी है। सो यहां देखिए मैंने लिमिट r phi और z की लगाई है। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन है दिस वॉल्यूम इंटरसेप्टेड बाय द प्लेन z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। सो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 to 3 एक लिमिट मिल रही है, तो मैंने यहाँ पे z की लिमिट को पुट कर लिया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r की लिमिट क्या है, अगर आप यहां से देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। सो r की लोअर लिमिट कहां से शुरू हुई, 0 से स्टार्ट करते हुए हमने r की अपर लिमिट को 1 बना दिया। और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको फाई की लिमिट समझ में नहीं आएगी। सो जनरली अगर आपको क्वेश्चन में थीटा, अब तक हमने थीटा में कन्वर्जन किया ना, अगर थीटा की लिमिट आपको नहीं समझ में आ रही तो बाय डिफॉल्ट थीटा की लिमिट होती है 0 to पाई बाय 2। सिमिलरली फाई की लिमिट हमारी होती है 0 to 2 पाई। सो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा फंस जाए, वैसे तो अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं मैंने सब में आपको दिखाया है कि आप लिमिट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसमें आपको लिमिट कैलकुलेट नहीं हो रही कि एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है, सो थीटा की केस में 0 to पाई बाय 2 और फाई के केस में 0 to पाई, तो सेम चीज यहां पे है कि फाई की लिमिट क्या है 0 to पाई।
राइट। अब आप देख सकते हो ट्रिपल इंटीग्रल जैसे कि मैंने बोला इजी पड़ता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रहा है कि गिवन पार्ट को हमने पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और तीनों लिमिट हमारे पास है। अब अगर तीनों लिमिट को देखें तो तीनों लिमिट भी कैसी हैं? कांस्टेंट है ना। सो दैट मींस मैं r के रेस्पेक्ट में करूं तो 0 to 1 और इसके साथ r के जितने कोफिशिएंट है कितने हैं? r³ dr एक साथ ले लूं। उसके बाद फाई के रेस्पेक्ट में करूं तो 0 to 2 पाए, क्या यहाँ पे कोई फाई का कंपोनेंट है? नहीं है, तो d फाई रह जाएगा। और उसके बाद z के रेस्पेक्ट में करूं तो 2 to 3, यहाँ पे z का कंपोनेंट कौन है? z इंटू dz, जिसे आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो कि r³ का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? r4/4 लिमिट गोज टू 0 to 1। फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या बनेगा? दिस इज फाई एंड 0 to 2 पाए। और z का हो जाएगा z²/2 जिसमें लिमिट है 2 to 3। जिसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी? दिस इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाए। और अगर इसे सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो 5/2 यहाँ पे बचने वाला है। सो अल्टीमेटली व्हाट इज अवर रिजल्ट? 5π/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो विद दिस आई कैन से दैट योर चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं उस पर हमने बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं एंड आई होप आपको कॉन्सेप्ट अब तक जितना भी हमने पढ़ा है, मल्टीपल इंटीग्रल के अंदर डबल इंटीग्रल है या ट्रिपल इंटीग्रल है, डायरेक्ट है या फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है या फिर चेंज ऑफ वेरिएबल्स है, अब तक आपको कॉन्सेप्ट बन चुका है कि इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है। अब इस यूनिट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट इज कॉल्ड गामा एंड बीटा फंक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप यहां तक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आप गामा बीटा फंक्शन जो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे चलेगा, मतलब फॉर्मूला बेस्ड चलेगा, यहां से आप इंटीग्रेशन तो यूज करोगे बट इसमें एक अलग फॉर्मूला भी चलेगा जो आप इसी में देखेंगे। तो क्या है फॉर्मूला, जानते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।